यदि आप वीडियो को स्किप करने वाले हैं तो लास्ट में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीलिम्स के हिसाब से। उन पांचों क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाइए, फिर आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अखिल भारतीय शिक्षा समागम और उल्लास पहल के बारे में। यह अभी न्यूज़ में था तो इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आप इसको प्रारंभिक परीक्षा GS2 शिक्षा सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप वाले टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। देखिए, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने 2 दिवसीय कार्यक्रम अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की तृतीय वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, तृतीय वर्षगांठ पर यह आयोजित किया गया था। कौन सा कार्यक्रम? अखिल भारतीय शिक्षा समागम। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उल्लास का फुल फॉर्म, यहाँ पे आप यदि नॉर्मल PCS का भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे ये फुल फॉर्म भी पूछते हैं। ठीक है, तो उल्लास का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये है उल्लास का फुल फॉर्म। तो इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पर एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। उल्लास एक साक्षरता कार्यक्रम पर एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। किस अवसर पर? अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अवसर पर। अब अखिल भारतीय शिक्षा समागम की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लास्ट में इससे संबंधित क्वेश्चन भी है जो आपको सॉल्व करना है, तो प्लीज उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो। पहला, अखिल भारतीय शिक्षा समागम की मुख्य विशेषताएं। पहला, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की परिकल्पना के अनुरूप एक समतापूर्ण, समावेशी एवं बहुलवादी समाज के निर्माण में संलग्न, उत्पादक और योगदान देने वाले नागरिकों का निर्माण करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने के लिए PM श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी की है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाता है, PM श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी की। किस अवसर पर? अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अवसर पर। ठीक है, तो PM श्री योजना आपने पढ़ा ही होगा, तो इसका जो पहला किस्त है वो अभी अभी जारी किया गया अखिल भारतीय समागम के अवसर पर। अगला पॉइंट, PM ने शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी जारी की हैं जो 12 भारतीय भाषा, कितनी भाषाओं में? देखिए, कथन में आपको दे सकता है कि इतनी भारतीय भाषाओं में ये अनुवादित है, तो ये आपको याद रखना है कि 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित है। ये विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में अध्ययन करने के साथ उनके अधिगम में भी वृद्धि करेंगी। अगला, उल्लास। अब उल्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास का फुल फॉर्म हमने देख लिया था ऊपर में, यहाँ पे है, देखिए ये कहा उल्लास का फुल फॉर्म दिया गया, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो ये है उल्लास का फुल फॉर्म। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं उल्लास के बारे में। उल्लास भारत सरकार द्वारा आजीवन जीवन भर सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने और 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के नागरिकों के बीच बुनियादी साक्षरता एवं महत्वपूर्ण जीवन कौशल में अंतर को दूर करने के लिए शुरू की गई एक परिवर्तनकारी पहल है। तो उल्लास क्या है? यहाँ पे आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों के बीच बुनियादी साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल में अंतर को दूर करने के लिए शुरू की गई एक पहल है उल्लास। अगला, इस कार्यक्रम का उद्देश्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से सशक्त बनाना है। तीसरा पॉइंट, उल्लास उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल एप्लीकेशन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से। कौन से पोर्टल? दीक्षा पोर्टल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे कथन में पूछ सकता है, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन भी है ना इससे संबंधित। यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से सुने हैं तभी उसका आंसर दे पाएंगे। एप्लीकेशन दीक्षा पोर्टल के माध्यम से विविध शिक्षण संस्थानों के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में प्रदान करता है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं अब देख लेते हैं। पहला, आजीवन सीखने का दृष्टिकोण है। यह जीवन भर निरंतर सीखने को जोर देता है, ज्ञान साझाकरण और व्यक्तिगत विकास की संस्कृति को बढ़ावा देता है। अगला, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता। प्रतिभागियों को डिजिटल साक्षरता कौशल से समृद्ध करना, वित्तीय जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, कानूनी साक्षरता और डिजिटल साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी देने का काम करता है उल्लास। नागरिकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। छात्र स्वयं सेवकों को के लिए प्रोत्साहन की योजना भी यहाँ पे लाई गई है। छात्र स्वयं सेवकों को स्कूल या विद्यालय में क्रेडिट प्रदान करता है, प्रमाण पत्रों और शुभकामनाओं के माध्यम से सराहना भी देता है उल्लास। शैक्षिक सुधारों से संबंधित अन्य जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रौद्योगिकी संवर्धित शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, प्रज्ञाता मध्याह्न भोजन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, PM श्री स्कूल। यदि आप मेंस दे रहे हैं तो इन सभी टॉपिक पे आपका एक एक पैराग्राफ रेडी होना चाहिए, और कभी भी एजुकेशन का क्वेश्चन आता है तो आप इनके बारे में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट की अन्य योजनाएं ये हैं। प्रीलिम्स में पिछले वर्षों में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, जैसे 2012 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। भारतीय संविधान के
निम्न में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो शिक्षा पर प्रभाव डालने वाले प्रावधान कौन हैं? पहला है यहाँ पे दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, दूसरा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा पंचम देखिए ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय कितने कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ग्रामीण में शहरी में 19 ऐसे कुछ है, याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जैक्ट, आप देख लीजिएगा। तो इसमें भी यहाँ पे शिक्षा आता है, पंचम अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही कूट है, कौन कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो ये तो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं हमको पता है, दो वाला, एक वाला भी पता है। तो यहाँ इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। देखिए ये क्वेश्चन नहीं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अभी जो लेक्चर पढ़ रहे हैं ना उसका क्वेश्चन लास्ट में 5 क्वेश्चन, तो उसको आपको सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर देना है। अगला टॉपिक एमएसएमई कार्ड। एमएसएमई कार्ड हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ मिलकर उद्यम पंजीकृत एमएसएमई के लिए पूरे भारत में पायलट आधार पर एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। जैसे आपसे पूछ सकता है कि एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड अभी हाल ही में न्यूज़ में था, ठीक है, एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड अभी हाल ही में न्यूज़ में था। अब आपको बताना है कि इसे पूरे देश भर में लागू किया गया है या केवल केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है या केवल जम्मू एंड कश्मीर में लागू किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये पूरे भारत में पायलट आधार पर एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। कौन से मंत्रालय ने? एमएसएमई मंत्रालय ने। अगला एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड को उनके व्यवसाय से संबंधित परिचालन खर्चों जैसे डिजिटल भुगतान, उपयोगिता बिल भुगतान, कर या वैधानिक भुगतान आदि के लिए एक सरल भुगतान तंत्र प्रदान करता है। अगला एमएसएमई उधारकर्ता बैंक की नीति के अनुसार अपने व्यावसायिक खर्च पर ब्याज मुक्त ऋण अवधि का लाभ भी उठा सकते हैं, ब्याज मुक्त ऋण अवधि का भी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे एमएसएमई उधारकर्ता जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक प्रमुख संगठन, भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। किसकी पहल है? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहल किसकी है? आरबीआई और भारतीय बैंक संघ। यहाँ पे ये नाम कुछ भी दे सकता है, भारतीय बैंक संघ के जगह आपको दे देगा कि वर्ल्ड बैंक दे देगा या इन दोनों के मिला हुआ पहल है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। अगला महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना एमएसएससी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सब हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन लास्ट में दिया गया है, प्लीज उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना आजादी का अमृत महोत्सव के उपलब्ध। अभी देखिए आजादी का अमृत काल जो है इसको नया नाम क्या दिया है पीएम ने? हाल ही में कर्नाटका में एक बैठक हुई थी, वहां पे उसका नाम दिया कर्तव्य काल है, ये कर्तव्य काल के नाम से पुकारा है। अगला महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वित्त मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक लघु बचत योजना है। लघु बचत योजना है, दो इंपॉर्टेंट चीज हो गया, पहला वित्त मंत्रालय ने स्टार्ट किया है, दूसरा एक लघु बचत योजना है जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका महिला निवेशकों को प्रोत्साहित करना। बालिकाओं सहित किसी भी आयु वर्ग की महिलाएं मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए। देखिए ये पूरा फैक्चुअल है, अगर ये आपको याद रहा तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया तो, वरना देखिए मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए मिनिमम 1000 रुपए और अधिकतम 2 लाख रुपए तक के जमा के साथ एमएसएससी खाता खोल सकती है। एमएसएससी खाता खोल सकती है कोई भी बालिका जो है इस योजना के तहत। अब तक ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने खाते खोले जा चुके हैं, ये सब नहीं पूछता है। ओके, यह योजना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना परसेंट ब्याज? 7.5% प्रति वर्ष की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है, जिसकी गणना त्रैमासिक रूप से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। पहला आपको दे देगा कि ब्याज दर कितना परसेंट, तो 7.5% होना चाहिए। दूसरा त्रैमासिक रूप से की जाती है, जैसे आपको बोल देगा कि ये 8% ब्याज पे देता है और इसकी गणना जो है वार्षिक होती है या हर माह होती है, मासिक होती है, नहीं, त्रैमासिक गणना होती है। 7.5 प्रति वर्ष की ब्याज दर है। साथ ही खाता खोलने के 6 माह बाद भी किसी भी समय खाता से आंशिक निकासी करने पर और खाते को समय पूर्व बंद करने का प्रावधान है, लेकिन ब्याज दर 2% कम हो जाती है। इससे 2% कम हो जाएगा यदि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खाता बना है, ठीक है, उसके पहले यदि आप पैसा को निकालना चाहते हैं तो 7.5% ब्याज आपका डिसाइडेड है, लेकिन वो 2% कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5.5%। सीमा पार वनाग्नि ईगल ब्लफ से ओसो यूओस, ये देखिए ओसो यूओस और ब्रिटिश कोलंबिया को खतरा है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज। ओके, हाल ही में वाशिंगटन यूएसए के वनों से निकली आग, जिसे प्रारंभ में लोन पाइन क्रीक अभी हाल ही में न्यूज में था। बताइए ये क्या है? ये एक विलुप्तप्राय प्रजाति है जो इस जंगल में देखी गई है। ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन दे सकता है, तो लोन पाइन क्रीक आपको पता होना चाहिए। हाल ही में वाशिंगटन यूएसए के वनों से निकली आग है, जिसे प्रारंभ में लोन पाइन क्रीक नाम दिया गया था। कनाडाई प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया की सीमा पार कर गई है अब ये जो आग है वो।
इसे अब ईगल ब्लफ नाम दिया गया है। ठीक है, ये कितने एकड़ में फैला है ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ईगल ब्लफ इसे अभी हाल ही में नाम दिया गया है। 2023 में देश में कई वनों में आग लगी है, ये तो आपको पता ही है। ब्रिटिश कोलंबिया में 2021 में लगी वनाग्नि की याद दिला दी, जिसके लिए उत्तर पश्चिमी प्रशांत में हीट डोम को जिम्मेदार ठहराया गया था। हीट डोम, ओके, हीट डोम। कोविड-19 राहत के लिए एमपी लेट्स फंड आवंटन, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान संसद सदस्यों को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेट्स के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। क्या जानकारी प्रदान की? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एमपी लेट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एमपी लेट्स योजना संसद सदस्यों, जो भी संसद के सदस्य हैं, उनको स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर जोर देने के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों की अनुशंसा करने में सक्षम बना। देखिए, एमपी लेट्स स्कीम शॉर्टकट में ऐसे समझते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कुछ पैसा दिया जाता है। ठीक है, उनको पैसा मिलता है अपने क्षेत्र में यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। क्षेत्र में कैसा डेवलपमेंट? जो उनको लगे कि विकासात्मक कार्यों को वो सक्षम बना सकते हैं और टिकाऊ यहाँ पे विकास को निश्चित कर सकते हैं, ऐसे के लिए उन्हें पैसा दिया जाता है। ठीक है, एमपी लेट्स योजना के अंतर्गत वार्षिक आवंटन वित्तीय वर्ष 2011-12 से अपरिवर्तित रहा है। 11-12 में जितना रुपया दिया जाता था वो अभी तक वहां पे चेंज नहीं हुआ है। हालांकि कोविड-19 महामारी के प्रत्युत्तर में वित्तीय वर्ष 2021 तथा वर्ष 21-22 के लिए एमपी लेट्स फंडिंग से 6,320 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय को आवंटित किए गए थे। ये भी पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, आपको स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एमपी लेट्स अब कैसे काम करता है इसके बारे में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स एमपी लेट्स पॉलिसी, रिलीज कितना पैसा रिलीज करता है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होती है। सैंक्शन एलिजिबल वर्क्स, जो काम है, जो भी काम यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं उस काम को सैंक्शन कौन करता है यहाँ पे कि वो एलिजिबल है कि नहीं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिले का अधिकारी कौन होगा? जिला कलेक्टर। सेलेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को सेलेक्ट करेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं वो पर्टिकुलर योजना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जिला का कलेक्टर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करेंगे? रिकमेंड वर्क बेस्ड ऑन लोकल नीड्स ऑफ द सेलेक्टेड कंस्टिट्यूएंसी, मतलब अपने क्षेत्रों में कौन सा काम किया जाना है इसके बारे में क्या करेंगे? वो रिकमेंड करेंगे, और रिकमेंड करने के बाद उसे सैंक्शन कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? वो भी कलेक्टर करेगा। तो सिर्फ यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो यहाँ पे सजेशन देंगे कि ये काम करना है, और उस काम को इंप्लीमेंट करने का काम होगा कलेक्टर का। ठीक है, और यहाँ पे सिटीजन्स कैन फाइल RTI टू नो अबाउट स्टेटस ऑफ वर्क एंड फंड, तो सिटीजन यहाँ पे RTI भी फाइल कर सकते हैं कि काम कितना हुआ है और उसका स्थिति क्या है। कंप्लीटेड ऑन गोइंग वर्क लिस्टेड एट DS ऑफिस एंड ऑन www.mplets.gov.in, तो इस यहाँ पे वेबसाइट में भी यहाँ पे ये जो काम है इसके बारे में अपडेट दिया जाता है। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरा दूसरा वीडियो है। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हीट वेव्स के लिए कौन सी स्थितियाँ अनुकूल हैं? पहला, हीट वेव्स आग के बारे में अभी हमने पढ़ा था, तो इसके लिए कौन सी स्थितियां अनुकूल हैं? पहला, किसी क्षेत्र में गर्म शुष्क हवा की व्यापकता। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में नमी का अभाव। तीसरा, आकाश व्यावहारिक रूप से बादल रहित होना चाहिए। चौथा, क्षेत्र पर बड़े आयाम का प्रति चक्रवात प्रवाह। अब आपको निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है कि कौन से यहाँ पे सही है, कौन सी स्थितियां अनुकूल हैं इसके बारे में बताना है। किसी क्षेत्र में गर्म शुष्क हवा की व्यापकता, पहला। दूसरा, ऊपरी वायुमंडल में नमी का अभाव। तीसरा, आकाश व्यावहारिक रूप से बादल रहित होना चाहिए। चौथा, क्षेत्र पर बड़े आयाम का प्रति चक्रवात प्रवाह। अब हीट वेव्स के लिए इसमें से कौन सी स्थितियां अनुकूल हैं? पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा है, तो केवल 1 और 2 है, 3 है, 4 है, या उपरोक्त सभी स्थितियां अनुकूल हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इसका यदि आपको आंसर चाहिए तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, अगले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे। अगला क्वेश्चन, MSME के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सामान्यतः संयंत्र और मशीनरी उपकरण में निवेश और वार्षिक व्यवसाय पर आधारित है। दूसरा, सूक्ष्म श्रेणी के पात्रता मानदंड के अनुसार व्यवसाय 1 करोड़ से कम और 5 करोड़ रुपए के वार्षिक निवेश से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा, लघु श्रेणी में यह अनिवार्य है कि निवेश 10 करोड़ रुपए से कम और 50 करोड़ से के वार्षिक व्यवसाय से अधिक नहीं होना चाहिए। चौथा, मध्यम श्रेणी के लिए निवेश सीमा 50 करोड़ से कम और 250 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यवसाय से अधिक नहीं होना चाहिए। अब कितने कथन यहाँ पे सही हैं? इन कथन को आप वापस से पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब आपको बताना है कि इसमें से कितने कथन सही। देखिए, आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको, मतलब मैं
आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं आपको आंसर यहीं बता दूं इसका एक्सप्लेनेशन के साथ, कि अगले वीडियो में बताऊं? यदि आप यहाँ पे लिख देंगे कि आंसर आप अभी बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो से हम जब भी यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डेली का 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो डेली हम जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका आंसर भी क्वेश्चन के बाद यहाँ पे लास्ट में हम डिस्कस कर देंगे। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है कि केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3, 3 और 4 की सभी के सभी यहाँ पे सही हैं। अगला उल्लास के बारे में क्वेश्चन देखिए। उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। देखिए हमने पढ़ा है ऊपर में, इसका तो आंसर आप अभी भी दे सकते हैं, ठीक है? इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। दूसरा, इसे 15 से 35 वर्ष की आयु के नागरिकों के बीच सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। 15 से 35 वर्ष यहाँ पे सीमा दे दिया है। ओके, तो ध्यान से पढ़िए। 15 वर्ष तो हमने पढ़ा था, लेकिन 35 कहीं भी लिखा है क्या? ऊपर देखिए आप, संस्कृति मंत्रालय कौन सा मंत्रालय है ये भी हमने डिस्कस किया है ऊपर में, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका आंसर तो आप नीचे कमेंट में दे ही सकते हैं। उपयुक्त तो कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक या केवल दो, 1 और 2 दोनों, न तो एक नहीं दो। तो इसका आंसर तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगला, एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड ARCL कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो लेन देन की सुविधा के लिए त्रिपक्षीय रेपो सेवाएं प्रदान करता है, जो समपार्श्विक के रूप में प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित दीर्घकालिक उधार हैं। दूसरा, त्रिपक्षीय रेपो सेवाओं को वित्तीय लेन देन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जहां एक तीसरा पक्ष, प्रायः एक संरक्षक या समाशोधन एजेंट, रेपो समझौते में शामिल 2 पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है। अब आपको बताना है कि इस कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। देखिए ये मेरा सेकंड वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे आंसर नहीं दे रहा हूँ आपको। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगले वीडियो में आपको आंसर चाहिए, मतलब जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो मैं उसी के साथ डिस्कस कर दूंगा। अब कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। कौन से सही नहीं है इन दोनों कथनों में? दोनों कथनों को आप वापस से पढ़ सकते हैं। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। केवल एक, केवल दो, 1 और 2 दोनों, न तो एक न ही दो। अगला, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, इसके बारे में भी हमने ऊपर में पढ़ा है। MSSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत बालिकाओं सहित किसी भी आयु वर्ग की महिलाएं न्यूनतम 1,000 और अधिकतम जमा 2 लाख रुपए जमा राशि के साथ खाता खोल सकती हैं। देखिए कथन हमने पढ़ा है ऊपर में। ओके, यह योजना 7.5% वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जाती है। देखिए जो पॉइंट मैंने बोला था हाईलाइट करने के लिए, उसी पॉइंट से क्वेश्चन बन गया ना। यह योजना 7.5% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर प्रदान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर प्रदान की जाती है। अगला, इसमें आंशिक निकासी का प्रावधान है एवं ब्याज दर में कोई कटौती किए बिना खाता खोलने के 6 महीने के बाद किसी भी समय खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति है। ऐसा हमने पढ़ा था क्या? मतलब आप यहाँ पे समय पूर्व यहाँ पे पैसा तो निकाल सकते हैं, लेकिन ब्याज दर में कोई कटौती किए बिना बोल रहा है, तो नहीं, यहाँ पे 2% की कटौती की जाती है ब्याज दर में। तो आपको बताना है कि कितने यहाँ पे सही है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही है, या कोई भी आपका यहाँ पे सही नहीं है। थैंक यू सो मच।